24 फरवरी 2022 सुबह के 5 बजे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर मिसाइल्स गिरा दी। पूरी दुनिया डर और सदमे के अंदर थी। Friends and family. My family is over there. I spoke to my sister-in-law this morning, so she's And everybody is trying to stay calm and not to panic. पूरी दुनिया हैरानी से यूरोप के एक देश के ऊपर सीधा हमला देख रही थी। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी, इसके बीच कई सालों पहले बो दिए गए थे। ये एक धोखे की नहीं, एक टूटे हुए भरोसे की कहानी थी। ये एक जियोपॉलिटिकल ज्वालामुखी था जो 1991 में यूएसएसआर के टूटने के साथ ही एक्टिव हो गया था। जानते हैं इसके बारे में शुरुआत से। 1991 में यूएसएसआर का टूटना पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल त्रासदी थी। एक दुनिया की सुपर पावर 15 छोटे छोटे देशों में बिखर गई थी। यूक्रेन उनमें से एक था। अब यूक्रेन बाकी देशों से अलग था। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के पास कुछ सबसे बड़ी उपजाऊ जमीन थी, इंडस्ट्रियल बेस था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। इनफैक्ट यूएसएसआर के टूटने के बाद यूक्रेन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर था। आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस समय यूक्रेन के पास 1900 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। यूएस, यूके, रशिया तीनों ये चाहते थे या तो ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाए या फिर ये रशिया को दे दिए जाए। 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम में यूक्रेन को मनाया गया और यूक्रेन अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स रशिया को देने के लिए राजी हो गया। रशिया, यूके और यूएसए ने लिख के दिया कि यूक्रेन के बॉर्डर्स की सुरक्षा करी जाएगी और उसकी नेशनल इंटीग्रिटी को टच भी नहीं करा जाएगा। लेकिन 2022 के हमले के बाद यूक्रेन को बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि जियोपॉलिटिकल में रिटर्न गारंटी की कोई कीमत नहीं होती। और 2022 में रशिया का यह हमला पुतिन के अंदर एक बहुत गहरे डर की वजह से भी था। और ये डर ऐसे ही नहीं था, ये डर इतिहास में बहुत गहरे में छुपा हुआ था। कीव, जिसे हम यूक्रेन की राजधानी की तरह जानते हैं, वो सिर्फ यूक्रेन की राजधानी नहीं है बल्कि रशिया के लिए उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक मीनिंग भी है। 9वीं सदी में यहाँ पे एक बेहद पावरफुल स्लाविक किंगडम थी, केविन रूस, मॉस्को से बहुत पहले। यहीं पर बेलारूस और रशिया की कल्चर्स पैदा हुई थी। क्रिश्चियनिटी ने रशिया की जमीन पर यहीं से ही कदम रखा था। सोचिए, मॉस्को से पहले जिस जगह रशिया की कहानी शुरू होती है वो जगह थी कीव। यहाँ पर रशियन कल्चर, रशियन स्पिरिचुअलिटी पैदा हुई थी। अगर ये जगह वेस्ट के पाले में चली जाती तो रशिया के लिए सिंबॉलिक और कल्चरल इन दोनों तरीके से कितना गहरा झटका था। 1990 में जब रशिया टूट रहा था, वहां पे बहुत पॉलिटिकल उथल पुथल चल रही थी, तब यूएस ने भी नाटो के अंदर प्रॉमिस किया था रशिया को या यूएसएसआर को कि 1 इंच भी नाटो एक्सपैंड नहीं करेगा। लेकिन 1999 से 2004 के बीच 7 अलग अलग देशों ने नाटो को ज्वाइन किया और ये सारे देश रशिया के आसपास थे। रशिया ने बार बार ये चेताया कि जॉर्जिया और यूक्रेन का नाटो में जाना बर्दाश्त से बाहर है, ये उनके लिए रेड लाइन है। पुतिन ने कई बार ये ओपनली कहा था, नाटो का एक्सपेंशन वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। पुतिन के गुस्से की सिर्फ यही वजह थी या फिर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी थी? एक्चुअली जब पुतिन को पूरी दुनिया एक डिक्टेटर के रूप में देख रही थी तो पुतिन अपने आप को किसी और ही रूप में देख रहे थे। उनके दिमाग में एक आइडिया जन्म ले चुका था और उस आइडिया का नाम था यूरेशियनिज्म। इसका मतलब रशिया ना ही तो एशिया का हिस्सा है ना ही यूरोप का हिस्सा है। अब पुतिन ये मानता था कि रशिया जो है वो यूरोप से भी काफी अलग है और एशिया से भी काफी अलग है और अपने आप को वो पूरे यूरेशिया का एक नेचुरल लीडर बनाना चाहते थे। अब पुतिन की जो ये सोच थी वो उनकी अपनी सोच नहीं थी, वो एक बेहद खतरनाक फिलोसोफर से आई थी। उसका नाम था अलेक्जेंडर डगिन। डगिन को रशिया का रेस्पुटिन माना जाता था, यानी पुतिन का दिमाग। ये दोनों ही मानते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मॉरल कंपास कोलैप्स होता जा रहा है। वोकनेस, एलजीबीटीक्यू, सेकुलरिज्म, इन सब को ये दोनों एक बीमारी मानते थे और ये दोनों बहुत गहराई से इस चीज में बिलीव करते थे कि रशिया एक काउंटर फोर्स है इन सारी चीजों के अगेंस्ट में। और ठीक इसी वक्त यूक्रेन का वेस्ट की तरफ झुकना सिर्फ एक धोखा नहीं था बल्कि रशिया के लिए एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट भी थी। और दूसरी तरफ पुतिन अपने आप को सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं मानते, वो अपने आप को कल्चरल गार्जियन भी मानते थे। ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ पुतिन का रिश्ता कोई बहुत छुपा हुआ नहीं था, कोई इनफॉर्मल नहीं था। वो ऑर्थोडॉक्स चर्च को रशिया की सोल मानते हैं कि जहां पे रशिया के अंदर क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ था, अगर वो वेस्ट में चला जाता तो पुतिन के लिए ये किसी अपमान से कम नहीं था। 2021 में
पुतिन ने लिखा भी था, कीव इज द मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स हिस्ट्री। अब जो पूरी दुनिया को ये एक फिलॉसफी लग रही थी, ये एक्चुअल में प्लान था जिसका फाइनल फेज 2022 में एग्जीक्यूट करा गया। बट इस प्लान की शुरुआत 2014 में हो चुकी थी। 2014 में एक ऐसा मोमेंट आया जब पूरी दुनिया व्लादिमीर पुतिन के खतरनाक इरादों से रूबरू हुई। 2014 में यूक्रेन के अंदर एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा था, एक पॉलिटिकल आपाधापी चल रही थी। यहाँ पे प्रो रशियन गवर्नमेंट थी जिसको लोगों ने हटा के प्रो वेस्ट गवर्नमेंट को बिठा दिया था। पुतिन को यह बात एक थ्रेट की तरह लगी। उन्होंने अपने कुछ फौजियों को सिविल ड्रेस पहना के और क्रीमिया के अंदर घुसा दिया। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि बहुत ही कम खून खराबे के साथ रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से ये सीधा सीधा अटैक था एक दूसरी कंट्री के ऊपर, लेकिन पुतिन ने सीधा स्ट्रेट फेस के साथ पूरी दुनिया को बोला ये रशियन रीयूनिफिकेशन है। और बहुत ज्यादा इंटरनेशनल अपोजिशन का सामना भी पुतिन को इस केस में नहीं करना पड़ा। छोटे मोटे सैंक्शंस लगे बट बहुत कुछ ज्यादा रशिया का नुकसान नहीं हुआ। इससे पुतिन की हिम्मत काफी ज्यादा ऊपर चली गई थी। क्रीमिया के अंदर रशिया का एक नेवल बेस था, उसका नाम था सेवास्टोपोल। इस नेवल बेस से ब्लैक सी के ऊपर बहुत इजीली निगरानी करी जा सकती थी और उसको कंट्रोल करा जा सकता था। स्ट्रेटेजिक भी था और इमोशनल भी था। 1954 के अंदर यूएसएसआर ने क्रीमिया यूक्रेन को गिफ्ट किया था, जब यूक्रेन और रशिया एक ही पार्ट थे, जब ये यूएसएसआर का हिस्सा थे। जब पुतिन ने ये वापस लिया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो गिफ्ट यूएसएसआर ने या फिर जो गिफ्ट रशिया ने यूक्रेन को दिया था वो रशिया वापस ले रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो ठंडा रिएक्शन था, ये छोटे मोटे जो सैंक्शंस लगे थे, इसके बाद पुतिन ने ये एज्यूम कर लिया था कि अगर वो नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे या उसकी तैयारी करेंगे तो उन्हें कोई लंबा चौड़ा सैंक्शंस या लंबा चौड़ा अपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2014 के बाद 8 साल तक पुतिन खामोशी से तैयारी कर रहे थे। डॉनबास, लुहांस, आर्मी बिल्टअप ये धीरे धीरे लगातार चल रहा था। और 2022 की एक सुबह रशिया ने धावा बोल दिया पूरे यूक्रेन के ऊपर। पुतिन ने टीवी पर आके बोला कि ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन है, बट इसका स्केल देखकर पूरी दुनिया समझ गई थी ये एक फुल फ्लेज वॉर है। रशिया ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला बोल दिया था, नॉर्थ से बेलारूस से, ईस्ट से डॉनबास से और साउथ से क्रीमिया से। इस मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर था, 72 घंटे के अंदर कीव पर हमला करना, ज़ेलेंस्की को उसकी पोस्ट से हटाना और कीव के ऊपर एक प्रो रशियन गवर्नमेंट को बिठाना। एग्जैक्टली यही पुतिन मार खा गए। उन्होंने यूक्रेनियन बिल को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया और आज 2025 तक यह लड़ाई एकदम जारी है फुल फ्लैश तरीके से। बीच में कई बार यूक्रेन ने रशिया के टेरिटरी तक पे कब्जा कर लिया था। यूएस ने ज़ेलेंस्की को फैमिली समेत यूएस के अंदर असाइलम का ऑप्शन दिया, पर ज़ेलेंस्की ने स्ट्रेट अवे बोल दिया हथियार चाहिए, सवारी नहीं चाहिए। और पूरा यूक्रेन ज़ेलेंस्की के पीछे आके खड़ा हो गया। रशिया ने इस चीज की कतई उम्मीद नहीं करी थी। रशिया की इकोनॉमी पर अनप्रेसिडेंटेड सेक्शंस लगाए गए, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने रशिया छोड़ दिया। इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे स्विफ्ट से रशिया को काट दिया गया। कीमत आम लोगों ने, आम यूक्रेनियन और आम रशियंस ने अपनी जान देकर चुकाई। जलते हुए शहर लोगों ने टीवी पर देखा। ड्रोन्स बैटलफील्ड की शक्ल कैसे चेंज कर सकता है, लोगों ने इस बैटलफील्ड के अंदर देखा। टर्की के बायरेक्टर ड्रोन्स ने तबाही मचा दी। ईरान के शाहिद ड्रोन्स ने बर्बादी मचा दी। वेस्ट ने कोई फौज नहीं भेजी, बट हर तरीके का इंटेलिजेंस सपोर्ट, सैटेलाइट डेटा, हिलमर्स मिसाइल्स, ड्रोन्स, टैंक्स, एवरीथिंग, हर तरीके के हथियार यूक्रेन को मुहैया कराए। वहां पुतिन लगातार न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं। जब यूक्रेन की सड़कों पर मिसाइल्स गिर रहे थे तो पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल चुका था। स्वीडन और नॉर्वे जैसे न्यूट्रल देश आज नेटो के मेंबर्स हैं। थका हुआ नेटो आज लड़ाई के लिए तैयार नजर आ रहा है। बिखरा बिखरा सा यूरोप आज एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है लड़ाई के अगले फेज के लिए। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के फौजी यूक्रेन के अंदर पकड़े जा रहे हैं। इतनी क्लोज एसोसिएशन इन 3 कंट्रीज के बीच में हो चुकी है। एक गुटबंदी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम पहली बार देख रहे हैं। जंग का इंपैक्ट सिर्फ लोगों की जान और लड़ाई के मैदान तक सीमित नहीं है। ऑयल, व्हीट, ग्रेन्स, गैस, हर चीज पर इसका इंपैक्ट पड़ा। कुछ इलाके यूक्रेन ने रशिया से वापस ले लिए हैं, लेकिन कुछ इलाकों की लड़ाई आज तक जारी है। तो यह कहानी थी एक भूल गए एम्पायर की, एक भूल गए इतिहास की, एक टूटे हुए भरोसे की, एक आइडियोलॉजी की। और असली सवाल
ये जो हल्की सी शांति इन दोनों देशों के बीच में अभी है, क्या बंदूकें लोड करी जा रही हैं ताकि हम लड़ाई का अगला फेज देखेंगे? ये वक्त ही बताएगा। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। टेक केयर, बाय बाय।